हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो का जो शीर्षक है वो पिछली वाली वीडियो का ही एक अगला भाग है, जो कि मैंने बनाई थी कि प्राइवेट फाइनेंस क्या आपको लेना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या है नुकसान। अगर वो पिछली वीडियो आपने मिस कर दी है तो पिछली वीडियो मेरे चैनल पे जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि प्राइवेट फाइनेंसिंग क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। आज के इस विषय में मैंने उस समय प्राइवेट फाइनेंसिंग को लेके जो आपको चीज़ें कही थी कि क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके कुछ तथ्य मैंने आपको पिछली वीडियो में रखे थे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो तथ्य रखूँगा कि आखिर प्राइवेट फाइनेंसिंग जैसी जो चीज़ है, वो किन लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा है, किन्हें लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, वो तो मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। अब देखिए, जहाँ तक प्राइवेट फाइनेंसिंग का सवाल है, प्राइवेट फाइनेंसिंग एक तरीके से किसी बैंक या एनबीएफसी से नहीं ली जाती, वो किसी इंस्टीट्यूशन से या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से ली जाती है। उनके अपने तरीके हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो कि आरबीआई से गवर्न नहीं होती। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें आपको ये प्राइवेट फाइनेंसिंग लेना फ़ायदे का सौदा होता है। हालाँकि प्राइवेट फाइनेंसिंग को मैं कभी भी इनकरेज नहीं करता, मैं कभी नहीं कहता कि आप आरबीआई गवर्न किसी भी इंस्टीट्यूशन के अलावा कहीं से भी आपको क्रेडिट फैसिलिटी लेना चाहिए, जो कि किसी भी ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से गवर्न ना हो रही हो। प्राइवेट फाइनेंसिंग उन्हीं में से एक है जो कहीं से भी किसी भी एक्ट में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इसमें ज़रूर जुड़ सकता है कि आप कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज़ेस लग सकती हैं। लेकिन जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है हमारा, उसकी क्लॉज़ेस पार्शियली इसमें एप्लीकेबल हो सकती हैं। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी के लिए दिए हुए हैं, तो वो उसमें आप एनआई एक्ट के तहत उसमें दायरे में आ सकते हैं। लेकिन इसमें किसी भी हद में, बहुत हद तक बल्कि, आप जो लेंडर है, जो प्राइवेट फाइनेंसिंग दे रहा है, उसको दायरे में खड़ा नहीं कर सकते। हालाँकि प्राइवेट लेंडर्स जो हैं वो नॉन रजिस्टर्ड होते हैं अधिकतर, और उनके पास सरफेसी के अंतर्गत आपकी प्रॉपर्टी पे सरसाई या कुछ इस तरीके की जो रेगुलराइज्ड प्रोसेस है उसके करने का अधिकार नहीं होता। और अगर कोई इस प्रोसेस को करने के लिए भी आपसे अगर कोई रकम माँग रहा है, तो वो बहुत गलत है। देखिए, प्राइवेट फाइनेंसिंग पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि वो गलत क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को मनमाने तरीके से, साहूकारी तरीके से, या कह सकते हैं कि जमींदारी प्रथा जैसे पहले होती थी कि ठीक है, जितना मन किया उतना ब्याज ले लिया, जितना मन किया उतना लगा दिया और जब मन किया उतना माफ़ कर दिया। तो उस तरीके की अनरेगुलराइज़्ड चीज़ें थी इसमें। अब ये किन लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है या किन लोगों को ज़रूरत पे लेना चाहिए? देखिए, प्राइवेट फाइनेंसिंग के बारे में पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि नहीं लेना चाहिए, मैं कभी भी इसको एनकरेज नहीं करता। हमेशा लोन या कोई भी फैसिलिटी लेनी है, तो आप, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में, जैसे बहुत जल्द ही मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसके अंतर्गत मैं वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो बहुत सारा एक ज्ञान है, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको अभी तक हम लोगों ने छुआ नहीं है, और बहुत जल्द इसके बारे में हम जानकारी और पूरी नॉलेज ग्रहण करेंगे, जिसमें सीजीटी, एमएससी, एमएसएमई लोन, स्टार्टअप लोन, मुद्रा लोन, ये सब तो एक पार्ट है जो हम सब लोग जानते हैं। इक्विटी फाइनेंस होता है, और इसमें कस्टोडियन होता है, सिंडिकेशन बैंकिंग होती है, बहुत सारे इसमें फील्ड है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो गया, जिसमें हम फ्यूचर इनकम पे, यानी आपके जो प्रोजेक्टेड है आने वाले 5 या 7 सालों की इनकम को प्रोजेक्ट करके तब आपको फंड देते हैं। आपकी कंपनी रिसेंटली बनी है। अब स्टार्टअप लोन की एक लिमिट होती है, लेकिन बड़े लोनों में किस तरीके से वो प्रोजेक्ट फ्रेमिंग होती है, वो हम इस पे आगे अध्ययन करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके के लोन की आप पहले जानकारी चाहते हैं। आप सीडीटी, एमएससी, मुद्रा लोन, एमएसएमई लोन, स्टार्टअप लोन या फिर प्रोजेक्ट लोन। तो वापस अपने विषय पे आते हैं कि किन लोगों को ये लोन फ़ायदे का सौदा हो जाता है प्राइवेट फाइनेंसिंग लेना। देखिए, प्राइवेट फाइनेंसिंग यहाँ 2 तरीके से आज की डेट में मार्केट में हो रही है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आपसे जो टर्नओवर है उसका 5 या 7% आपको दिया जाता है, यानी 100 करोड़ की टर्नओवर है तो 5 या 7 करोड़ आपको मिल जाएगा। या आप कोई अच्छे जानकार निकल गए, आपका मार्केट उस चलो बहुत हद तक 10 करोड़ मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये आपको मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 4 महीने या 6 महीने के लिए, और इसमें आपको वीकली या फिर हर 15 दिन में ईएमआई देनी होती है। 15 दिन का इंटरेस्ट पे करना होता है बेसिकली, प्लस प्रिंसिपल के साथ। अब इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑलमोस्ट ₹2.5 के आसपास होती है। यानी कि जो लोग इस समय मार्केट में जैसे लोन देते हैं, खुले बाजार का जो लोन होता है, वो ₹2.5 पर सैकड़ा होता है।
ये कैलकुलेशन पे लोन दिया जाता है, यानी कि आप मान के चलिए कि 30 या 32% के आसपास वो आपको रिड्यूसिंग रेट पे आपको लोन मिल जाता है। अब ये 4 महीने के लिए लोन है या 6 महीने के लिए, आप सपोज कीजिए आपने 1 करोड़ रुपया लिया, अब 1 करोड़ आपने 6 महीने के लिए लिया, जिसमें आपने हर 15 दिन के लिए आपने ईएमआई सेटल के लिए ओके किया। अब 6 महीने का मतलब हो गया 12 ईएमआई हर 15 दिन बाद। अब 1 करोड़ प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मोटी ईएमआई है। और अगर आपने एक भी दिन ये ईएमआई नहीं दी, तो ये जो कलेक्शन होती है इनकी, दे आर वेरी वर्स्ट। देखिए, वो उनका एक निजी पैसा है, वो उनका अपना पैसा है, और वो रिकवरी जो होती है, मैं इसीलिए रिकमेंड नहीं करता कि अगर एक भी दिन इफ एंड बट हो गया तो वो इज नॉट रिकमेंडेबल। अब इसे किससे ले सकते हैं? जैसे कि आप कोई लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, या आपने एक सरकारी बैंक में अपनी लिमिट अप्लाई की हुई है, या फिर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट बड़ा आ गया है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को वर्किंग ऑपरेशनल कॉस्ट को पूरा करने के लिए इनिशियली आपको कैपिटल इन्फ्यूज करनी पड़ेगी, जो 2-3 करोड़ 4 करोड़ है। अब अगर आप ये पैसा 2-3 महीने के लिए अगर ले रहे हैं, और आपको पता है कि सारा रियलाइजेशन विद इंटरेस्ट आप इसको 2 से 3 महीने में चुका सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसा ऑप्शन पे विचार कर लेना चाहिए। एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में क्या होता है कि जो 2 साल 5 साल 7 साल या 10 साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये भी कैलकुलेशन इसी तरीके से है। उसमें क्वार्टरली आपका इंटरेस्ट जाता है, यानी कि हर 3 महीने बाद, हर तिमाही के बाद आपको एक इंटरेस्ट पे करना होता है, जैसे कि हम लोग कई बार गोल्ड लोन में भी करते हैं। लेकिन ये होता 5 साल या 7 साल, मैक्सिमम 10 साल के लिए है। कुछ लेंडर्स इसको बाहर की फंडिंग लेके आते हैं, एफडीआई के थ्रू, जैसे भी लाते हैं, आई डोंट नो। लेकिन वो फंड उनके पास होता है, ग्रुप ऑफ फंड होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, जो हर कोई कुछ पैसे लगाता है और वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोगों को देते हैं, और उससे जो ब्याज होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके के जो भी लोन होते हैं ग्रुप फंडिंग के। अब मैंने एक चीज आपको बता दी कि आपको बिजनेस में आपको चाहिए, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई आपके पास कोई ऑर्डर आया है जिसको आपको पूरा करना है, आपके पास इनिशियली अर्जेंटली कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए नहीं है, लेकिन श्योरिटी में वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद आ जाएगी। यू कैन डू। आपका एक लोन अप्लाइड है, सरकारी बैंकों में हो या प्राइवेट बैंकों में हो, जिसको होने में 2 महीने लग रहे हैं, 1.5 महीने लग रहे हैं, लेकिन आपको अर्जेंट पैसा चाहिए। और जब वो लोन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बैंक आपके एक सिबिल को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में सिबिल रिपोर्ट नहीं होता। तो बैंकों को तो पता नहीं है कि आपने प्राइवेट फाइनेंसिंग ली है। लेकिन जब वो लोन हो जाए, तो आपको फ्यूचर में अगर 2 से 3 महीने के अंदर श्योरिटी है कि ये कैपिटल आपकी वापस आपको मिल जाएगी, तब आप ले सकते हैं, लेकिन संभल कर। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि आपके पास पेमेंट आएगी और आपको ले लेना चाहिए। तब तक पेमेंट देने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। अब आपको 2 महीने बाद तो पेमेंट आनी है। आपने एलसी ले लिया, आपने बैंक गारंटी अप्लाई की हुई है, आपने बहुत कुछ कुछ भी प्रोजेक्ट जो है आपका चल रहा है, आपके पास कोई वर्क ऑर्डर है जिसकी पेमेंट आनी है, अब गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, जो भी है, लेकिन उसके ऑर्डर की जो पेमेंट रियलाइजेशन 180 दिन की है, 90 दिन की है, वट एवर की आपको 90 दिन बाद पेमेंट आएगी, तो ठीक है, ले सकते हैं। लेकिन 90 दिन तक ये ईएमआई देने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको डीपली बताया था, फिर भी एक बार मैं रिमाइंड कराता हूं कि इस तरीके के फंड्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें बहुत हद तक फ्रॉडुलेंट लोग विद्यमान हैं, जो आपको केस कराने के नाम पे बिना पैसे दिए या किसी कागजी कार्रवाई के, या कागजी कार्रवाई भी होती है तो वो भी फेक होती है, और वो आपको लोन के लिए 1%, 2% या वट एवर द अमाउंट, वो आपसे इनिशियली एडवांस पेमेंट चार्ज कर लेते हैं। जब आप बैंक में जाते हैं, तब आप एक लॉगिन फीस देते हैं, जो बहुत नॉमिनल होती है, 5,000 10,000 रुपए या उससे भी कम, जो आपके लीगल टेक्निकल के लिए जरूरी होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ना लीगल होती ना टेक्निकल होती। फिर भी 1% 2% या वट एवर द अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, और उसके बाद बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है कि लोन के पैसे जो आपने एडवांस लिए हैं वो तो ले लिए, लेकिन 2-2 महीने 3-3 महीने हो जाते हैं, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। तो ये जो फ्रॉड चल रहा है, देखिए, प्राइवेट फाइनेंसिंग देने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, इंडिविजुअल्स ग्रुप्स हैं जो देते हैं, लेकिन इसके अलावा एक उनसे भी बड़ी तादाद में फ्रॉडुलेंट लोग बैठे हुए हैं, जो आपका शिकार करने के लिए ताक लगाए बैठे हैं। जैसे ही आप गए, उन्होंने आपकी जरूरत को भांप लिया, बहुत बढ़िया सपने दिखाए और आपसे एक मोटी रकम वसूल ली, जिसमें प्रोसेसिंग फीस, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस, अब वो क्या है कैसे है वो कोई क्लैरिटी नहीं होती, और अगर होती भी है तो एक फेक डॉक्यूमेंट पे होती है।
मेरी सलाह आप लोगों को ये है कि अगर आप प्राइवेट फाइनेंसिंग में जा रहे हैं तो कुछ खास बातों का बहुत ध्यान रखें। सबसे पहले तो जिस कंपनी से, जिस ग्रुप से आप प्राइवेट फाइनेंसिंग ले रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में इन एंड आउट पूरी जानकारी निकालें। उस कंपनी का लीगल बैकग्राउंड चेक करें। लीगल बैकग्राउंड चेक करने के लिए आपको उस कंपनी को गूगल पे डालें और उससे देखें कि क्या इस पे कहीं कोई पुराने कोई विवाद चल रहे हैं, कोई कानूनी विवाद है, लीगल केसेस अगेंस्ट दिस फर्म या ऐसा कुछ है। कानून गो करके और बहुत सारी ऐसी साइट हैं जो आपको मिल जाएंगी गूगल पे। आजकल एआई का जमाना है तो कुछ भी छुपा नहीं है। तो पैन इंडिया यानी कि भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कहीं पर भी अगर किसी कंपनी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई या कोई एफआईआर या कोई इस तरीके की शिकायत दर्ज है तो वो आपके सामने आ जाएगी। लीगल जानकारी इकट्ठी करने के बाद उस कंपनी का बैकग्राउंड, उस कंपनी ने कितने लोगों को सर्व किया है, ये जानकारी निकालने की कोशिश करिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ये बताने से परहेज करती हैं कि हमने किसको फंड प्रीवियसली दिया है, कैटर किया है, क्योंकि वो एनडीसी का बहाना देती है। एनडीसी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, उसका हवाला देती हैं कि नहीं, हम किसी की इन्फॉर्मेशन साझा नहीं कर सकते। लेकिन इसका फायदा भी उठाया जाता है। अब उन्होंने किसको दिया है, किसी को नहीं भी दिया तो भी वो आपको इस तरीके से बेवकूफ बना सकते। अलावा इसके, जब भी आप कभी कोई आपको एडवांस पेमेंट के लिए कहता है तो सतर्क हो जाइए और उस पे कागजी कार्रवाई जरूर करना शुरू कीजिए कि किस तरीके से, अगर वो नहीं करते हैं तो पैसे वापस कैसे आएंगे, अगर उन्होंने लोन नहीं दिया तो आपके पैसे जो है वो कितने सुरक्षित हैं और किस तरीके से वापस आएंगे। इसको जानकारी को लिखित में लीजिए और अगर हो सकता है तो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड जरूर करवाइए। जो कंपनी सही होगी वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने से पीछे नहीं हटेगी और जो व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड कर रहा होगा वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में कभी नहीं जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा टूल है। तो आप सतर्क हो जाइए कि अगर आप किसी प्राइवेट फंडिंग में जा रहे हैं तो कुछ इन खास बातों का ध्यान जरूर रखिए और मेरी सलाह मानिए तो प्राइवेट फाइनेंसिंग के चक्कर में ना फंसते हुए, बहुत सारे बैंकों के ऐसे ऑप्शंस हैं, इक्विटीज हैं, बहुत सारे वर्किंग कैपिटल से ऑप्शंस हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सारे ज्ञानवर्धक विषय समय पे मिलते रहे। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट की जानकारी आपको चाहिए, आप कौन से विषय में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को ये कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।